साल 1997, कैलिफोर्निया। एक इंजीनियर अपने घर में चुपचाप बैठा था। उसके हाथ में एक डीवीडी केस था और उसके चेहरे पर साफ नज़र आ रही थी फ्रस्ट्रेशन। वजह थी रेंट पर ली हुई एक मूवी अपोलो 13, जो उसे टाइम पर रिटर्न करना भूल गया और अब उसे लेट फीस देनी पड़ी। लेट फ़ी बड़ी नहीं थी, लेकिन उस मूवमेंट में एक रियलाइजेशन बहुत बड़ा था, क्योंकि प्रॉब्लम पैसे की नहीं थी, प्रॉब्लम कंट्रोल की थी। सिस्टम कंट्रोल में था, कस्टमर नहीं। उसी रात उस इंजीनियर के दिमाग में एक सवाल पैदा हुआ, क्या होगा अगर मूवी देखने के लिए लोगों को कभी स्टोर पर ना जाना पड़े? क्या होगा अगर लेट फ़ी नाम की चीज़ हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए? उसे उस समय अंदाज़ा नहीं था, लेकिन उसकी यही फ्रस्ट्रेशन आगे चलकर पूरी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को हमेशा के लिए बदल देगी। उस इंजीनियर का नाम था रीड हेस्टिंग्स और उसने जो कंपनी बनाई उसका नाम है नेटफ्लिक्स। रीड हेस्टिंग्स कोई फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े इंसान नहीं थे। वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे जिन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंस में मास्टर डिग्री ली थी। रीड इंटेलिजेंट थे, डिसिप्लिन्ड थे और सबसे इम्पोर्टेंट, वो प्रॉब्लम्स को इग्नोर नहीं करते थे। अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम दिखाई देती तो वो उसका सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते थे। 1991 में रीड हेस्टिंग ने प्योर सॉफ्टवेयर नाम की एक कंपनी शुरू की। ये कंपनी सॉफ्टवेयर टूल्स बनाती थी। धीरे धीरे कंपनी ग्रो होने लगी और फिर 1997 में रीड हेस्टिंग ने प्योर सॉफ्टवेयर को लगभग $750 मिलियन में बेच दिया। अब उनके पास पैसा था, फाइनेंशियल सिक्योरिटी थी, वो आराम से लाइफ जी सकते थे। लेकिन रीड हेस्टिंग्स उन लोगों में से नहीं थे जो आराम से बैठ जाएं। वो कुछ बड़ा करना चाहते थे, वो फ्यूचर बनाना चाहते थे। उसी समय रीड हेस्टिंग्स के साथ मार्क रैंडोल्फ जुड़े। मार्क रैंडोल्फ एक एक्सपीरियंस्ड एंटरप्रेन्योर और मार्केटर थे। मार्क को कस्टमर्स की साइकोलॉजी समझना आता था। रीड टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट थे, मार्क बिजनेस एक्सपर्ट थे। दोनों ने मिलकर नए बिजनेस आइडियाज़ एक्सप्लोर करने शुरू किए। एक दिन मार्क रैंडोल्फ रीड हेस्टिंग्स के साथ कार में ट्रैवल कर रहे थे। दोनों नए स्टार्टअप आइडियाज़ डिस्कस कर रहे थे। तभी उन्होंने डीवीडी टेक्नोलॉजी के बारे में बात की। डीवीडी उस समय नहीं थी, ये वीएचएस टेप से छोटी थी, हल्की थी और आसानी से मेल की जा सकती थी। मार्क रैंडोल्फ ने रीड से कहा, क्या होगा अगर हम डीवीडीज़ को मेल के थ्रू रेंट पर भेजें? ये आइडिया सिंपल था लेकिन पावरफुल था। रीड हेस्टिंग्स को ये आइडिया पसंद आया, लेकिन उन्हें प्रूफ चाहिए था। इसलिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने एक डीवीडी को एनवेलप में डालकर खुद को मेल किया और इंतज़ार किया। अगले दिन डीवीडी सेफ्टली पहुंच गई। ये मूवमेंट छोटा था लेकिन इम्पैक्ट मैसिव था। उन्हें समझ आ गया ये बिजनेस मॉडल काम कर सकता है। 29 अगस्त 1997 रीड हेस्टिंग्स और मार्क रैंडोल्फ ने ऑफिशियली अपनी कंपनी शुरू की। उन्होंने इसका नाम रखा नेटफ्लिक्स। 1998 में नेटफ्लिक्स की वेबसाइट लॉन्च हुई। यूज़र्स वेबसाइट पर जाकर मूवी सेलेक्ट कर सकते थे और नेटफ्लिक्स डीवीडी को उनके घर मेल करता था। ये सिंपल था लेकिन रेवोल्यूशनरी था। लेकिन शुरुआत आसान नहीं थी। कस्टमर्स कम थे, इंटरनेट स्लो था, ऑनलाइन पेमेंट्स पर ट्रस्ट कम था, कंपनी लॉस में थी, एम्प्लॉयज़ अनश्योर थे, इन्वेस्टर्स डाउटफुल थे। कई लोगों को लगता था कि ये आइडिया फेल हो जाएगा, लेकिन रीड हेस्टिंग्स ने हार नहीं मानी। उन्होंने एक चीज़ समझ ली थी, अगर उन्हें सर्वाइव करना है तो उन्हें डिफरेंट सोचना होगा। 1999 में रीड हेस्टिंग्स ने एक बोल्ड डिसीजन लिया। उन्होंने सब्सक्रिप्शन मॉडल इंट्रोड्यूस किया। अब कस्टमर्स मंथली पेमेंट देकर अनलिमिटेड डीवीडीज़ रेंट कर सकते थे, कोई लेट फ़ी नहीं। ये रेवोल्यूशनरी था। कस्टमर्स को ये मॉडल पसंद आया। नेटफ्लिक्स ग्रो होने लगी। लेकिन फिर साल 2000 आया और एवरीथिंग चेंज्ड। .com क्रैश हुआ। इंटरनेट कंपनीज कोलैप्स हो रही थी। इन्वेस्टर्स पैसे विड्रॉ कर रहे थे। नेटफ्लिक्स के पास कैश ख़त्म हो रहा था।
कंपनी बैंकक्रप्ट होने के करीब थी। रीड हेस्टिंग्स डेस्परेट हो गए। उन्होंने सर्वाइवल के लिए एक लास्ट अटेम्प्ट किया। उन्होंने ब्लॉकबस्टर से कांटेक्ट किया। ब्लॉकबस्टर उस समय दुनिया की सबसे बड़ी वीडियो रेंटल कंपनी थी। 9,000 स्टोर्स, बिलियंस ऑफ डॉलर्स रेवेन्यू। रीड हेस्टिंग ब्लॉकबस्टर के ऑफिस गए। उन्होंने ऑफर दिया, हमारी कंपनी खरीद लो सिर्फ 50 मिलियन में। ब्लॉकबस्टर्स एग्जीक्यूटिव्स ने सुना और हंस पड़े। उन्होंने नेटफ्लिक्स को रिजेक्ट कर दिया। उनके लिए नेटफ्लिक्स इनसिग्निफिकेंट था, एक छोटी स्टार्टअप, कोई थ्रेट नहीं। रीड हेस्टिंग्स क्वाइटली वहाँ से बाहर निकल गए। ये मोमेंट पेनफुल था, लेकिन रीड हेस्टिंग ने हार नहीं मानी। उन्होंने डिसाइड किया अब उन्हें खुद सर्वाइव करना होगा। उन्होंने कंपनी को इम्प्रूव करना शुरू किया। 2002 में नेटफ्लिक्स पब्लिक कंपनी बन गई। नेटफ्लिक्स का आईपीओ सक्सेसफुल रहा। इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट बढ़ा। 2003 में नेटफ्लिक्स फाइनली प्रॉफिटेबल बना। कंपनी सर्वाइव कर चुकी थी, लेकिन रीड हेस्टिंग्स फ्यूचर देख रहे थे। उन्होंने रियलाइज़ किया फ्यूचर डीवीडीज़ का नहीं है, फ्यूचर इंटरनेट का है। 2007 में नेटफ्लिक्स ने स्ट्रीमिंग लॉन्च की। अब यूज़र्स इंस्टेंटली मूवीज़ वॉच कर सकते थे। नो वेटिंग, नो शॉपिंग। ये रिस्की था, लेकिन रेवोल्यूशनरी था। धीरे धीरे इंटरनेट फास्टर हुआ, नेटफ्लिक्स ग्रो करता गया और फिर 2010 में ब्लॉकबस्टर बैंकक्रप्ट हो गया। वही कंपनी जिसने नेटफ्लिक्स को रिजेक्ट किया था अब हिस्ट्री बन चुकी थी, लेकिन नेटफ्लिक्स रुकने वाला नहीं था। 2013 में नेटफ्लिक्स ने हाउस ऑफ कार्ड्स लॉन्च किया। ये नेटफ्लिक्स का फर्स्ट ओरिजिनल शो था। ये मैसिव सक्सेस था। नेटफ्लिक्स अब सिर्फ स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म नहीं था, ये कंटेंट क्रिएटर बन चुका था। इसके बाद स्ट्रेंजर थिंग्स, नार्कोस, द क्राउन जैसे शोज हुए। नेटफ्लिक्स अनस्टॉपेबल बन गया। आज नेटफ्लिक्स 190 से ज़्यादा कंट्रीज़ में अवेलेबल है। 260 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। नेटफ्लिक्स सिर्फ कंपनी नहीं है, ये एंटरटेनमेंट का फ्यूचर है। और ये सब शुरू हुआ था एक फ्रस्ट्रेटेड इंजीनियर से, एक सिंपल फ्रस्ट्रेशन से। नेटफ्लिक्स की कहानी हमें एक पावरफुल लेसन देती है। कभी कभी फ्रस्ट्रेशन ही इनोवेशन का स्टार्टिंग पॉइंट होता है। अगर रीड हेस्टिंग्स उस समय लेट फीस को इग्नोर कर देते तो शायद नेटफ्लिक्स एग्जिस्ट ही नहीं करता। कभी कभी रिजेक्शन ही सक्सेस की बिगिनिंग होती है। ब्लॉकबस्टर ने नेटफ्लिक्स को रिजेक्ट किया, लेकिन वही रिजेक्शन नेटफ्लिक्स की बिगेस्ट स्ट्रेंथ बन गया। ये स्टोरी हमें सिखाती है फ्यूचर उन लोगों का होता है जो प्रॉब्लम्स को एक्सेप्ट नहीं करते, बल्कि उन्हें चेंज करते हैं। लेकिन नेटफ्लिक्स की तरह ही एक और स्टार्टअप था जिसने पूरी म्यूज़िक इंडस्ट्री को बदल दिया। एक ऐसा स्टार्टअप जिसने पायरेसी को ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया और दुनिया को म्यूज़िक सुनने का नया तरीका दिया। उस स्टार्टअप का नाम है स्पॉटिफाई, और स्पॉटिफाई की कहानी नेटफ्लिक्स से भी ज़्यादा शॉकिंग है।